महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल 2 दिसंबर की बैठक में सीएम पद का नाम फाइनल हो जाएगा। वहीं सोमवार को मुंबई में महायुति की बैठक है। शिंदे ने कहा कि मैंने पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है और सीएम पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बीटी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव नतीजे को लेकर शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को जो है जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को संविधान के खिलाफ बताया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग उनके द्वारा की गई। वहीं चुनाव नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता ने जो है संजय राउत ने तंज कसा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वहीं आपको बताते चले कि जब से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए हैं तब से संजय राउत जो हैं महायुति को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। कभी वो ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं तो कभी चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दावा नहीं किया है। क्यों? अगर महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटना बाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होगा तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है।
लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे को आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 है। उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा? आपका सामने क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर? ऐसे बस एक नाम घोषित करना है, वो भी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी खिलाड़ी और प्रतिभावान युवाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान भी मिलता है। इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इस वर्ष यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, और जहां जहां भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा, और उसके आयोजन के लिए भी हम सब लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, पूरे प्रदेश भर के हमारी युवा शक्ति को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेल विभाग को बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़ा अच्छा होता है, और इसमें पिछले वर्ष लगभग 3.25 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाग किया था, और इस वर्ष ये आंकड़ा उससे भी बढ़कर होगा। राष्ट्रीय खेलों को लेकर के भी आपने कई घोषणाएं की हैं, समय सीमा पर अब राष्ट्रीय खेल होंगे, कितना महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय खेलों को लेकर के भी आपने कुछ घोषणा की, समय सीमा पर होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी ही धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमारी एकता को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी से नफरत है। हमारी लड़ाई इसी नफरत के खिलाफ है। इसके लिए राजनीति शक्ति जरूरी है। अगर किसी चीज को हासिल करना है तो यूनिटी चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस देश में हमें संविधान को बचाना चाहिए, इसलिए हमें एक रहकर संविधान को बचाने पर काम करना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नीति को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ
हमारी लड़ाई है और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते। इस यूनिटी को तोड़ने के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश वालियान से क्राइम ब्रांच से पूछताछ की गई। उसको शनिवार को गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे एक विधायक को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1 से 2 साल पहले गुंडों से फिरौती और धमकियों के लिए फोन आए थे। उन्होंने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई, उल्टे उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। आगे उन्होंने क्या का जरा सुनिए। और एक लिक्विड फेंका गया, वो लिक्विड हार्मलेस था लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुझे डर है कि 1947 के समय जो स्थिति हमें उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। जब युवा नौकरी की बात करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हमारे पास अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा नहीं है। वे सड़कों की हालत नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि मंदिर की तलाश में मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं संभल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग दुकानों में काम कर रहे थे और उन्हें गोली मार दी गई। अजमेर शरीफ दरगाह, जहां सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है, अब वे मंदिर की तलाश में उसमें भी खुदाई करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अच्छे नहीं है। ऐसा है कि जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में, और मुझे डर है, खौफ है। जो 1947 में हालात हुए थे तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारी गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा वहां हमारा वोट शेयर बहुत अच्छा था। हम अपनी कमियों पर काम करेंगे। हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो बात समझ से परे है वह ईवीएम का पतन है। हम मराठा आरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे और यही हमारी प्रतिबद्धता होगी। सबसे बात करेंगे, जाएंगे, बैठ के बात करके उसको कमजोरियों को दूर करेंगे। मगर ये जो सडनली जो बैठ गया ना ये आपका अगाड़ी, ये समझ में नहीं आया कैसा ये लोग बैठ गए। एकदम ही मैंने कोलैप्स हो गए एकदम वो लोग। उसका रीजन क्या है मेरे को तो वो लोग तलाश करेंगे, पर हम अपना रीजन तलाश करेंगे। हम साथ में नहीं गए तो ऐसा लग रहा है, साथ में नहीं गए तो फायदे में काम कर रहा है। हाँ नहीं, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मराठा भाइयों का, हमारे मनोज जरांगे साहब का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे वोट दिए। मगर जो हमारा कमिटमेंट है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। हम उनको जाकर बोल कर आए इनके साथ। हम तो बराबर उसको भी लड़ते रहेंगे मराठा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि सेना हमेशा सीमा के पीछे गश्त करेगी। सीमा सुरक्षा बल का गठन भारत में किया गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे तब इसका गठन किया गया था। निर्णय लिया गया कि एक बल सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं पर देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में काम कर रहा है और सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ है केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ही ले जा सकते हैं। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और अपने नाम के अनुरूप सीमाओं की रक्षा ही नहीं सुरक्षा करना, निश्चित ही सीमा सुरक्षा बल ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको लेकर के अद्भुत काम किया है। और मुझे लगता है कि शायद पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होगी जिसके पास में जल, थल और नभ तीनों पर काम करने की जिम्मेदारी भी है, क्षमता भी है और अनुभव भी है। 71 की लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल ने, करगिल की लड़ाई में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट से जो है सामना करते हुए अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के सब जवानों को से लेकर के उनके महानिदेशक तक को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं। बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नशा मुक्ति बिहार के लिए मैराथन आयोजित किया, जहां पटना के कमिश्नर कुमार रवि का कहना है कि बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने मैराथन का आयोजन किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और बड़ी संख्या में युवाओं ने मैराथन में भाग लिया। इससे नशा मुक्त राज्य का संदेश फैलाने में इससे मदद मिलेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। के द्वारा इस दौड़ का आयोजन कराया गया है और बहुत अच्छी बात है कि फुल मैराथन का भी आयोजन पटना में हो रहा है और धीरे धीरे ये जो सभी युवा वर्ग हैं इसमें काफ़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मैं खुद भी इसमें मैंने भाग लिया और 10 किलोमीटर दौड़ा है और एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जो मद्य निषेध के प्रति, नशाबंदी के प्रति। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और इस सर्किट में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी धावक आते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जेपी गंगा पथ पर जो ये दौड़ आयोजित की जाती है ये बहुत ही प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है और लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये जो है रन फॉर नशा मुक्ति, ये बिहार के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। नहीं, बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए ये ऑर्गेनाइज किया था। मद्य निषेध का मैसेज यहाँ पे है बिहार सरकार का। मैं जिला प्रशासन को और एसबीआई को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने खिलाड़ियों का, धावकों का जो है प्रोत्साहन यहाँ पे किया है। और इस तरीके के जो मैराथन्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है डेवलप होता है। आप देखे होंगे कि बिहार में अभी जो है स्पोर्ट्स जो है डिपार्टमेंट काफ़ी सारी पहल कर रहा है। तो निश्चित जो है इसका फ़ायदा युवाओं को भी हो रहा है और जो एक सर्टन एज के बाहर के लोग भी हैं जो
हेल्थ फिटनेस या जो भी है वो एक एज अ कल्चर। शराबबंदी वाले बिहार में उत्पाद विभाग पुलिस की मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने 7 शराब कारोबारियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब की डिलीवरी और शराबियों पर अंकुश लगाने को लेकर उत्पाद विभाग विशेष अभियान चला रहा है। गिरफ्तार सभी बाराती अलग अलग शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्पाद निरीक्षक शिवेंद्र झा का कहना है कि उत्पाद विभाग शराब तस्कर और शराबियों को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। हमारी टीम के साथ ही सादे लिबास में शराब कारोबारियों और शराब के सेवन करने वालों पर नजर रख रही थी, जिसके तहत विशेष अभियान चलाया गया। शादी समारोह में शामिल बारातियों की जब जांच की गई, जिसमें 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7 शराबी कारोबारी और 40 बाराती शामिल हैं। कल हम लोग की तरफ से विशेष अभियान किया गया था, खास करके जो बारातियों में जाकर के असामाजिक तत्व जो हंगामा वगैरह करते हैं, शादी लिबास में हमारे जवान वहाँ पर मुस्तैद होकर मतलब कार्रवाई किए हैं और जिला के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग 47 शराबी प्लस विक्रेताओं को पकड़े हैं और ये कार्रवाई मतलब कि विभिन्न चेक पोस्टों पर रही। इसमें कोई शराब माफिया वगैरह? इसमें 7 शराब विक्रेता हैं जो मतलब कि जो चाह रहे थे कि जो अभी जो शादी ब्याह का माहौल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके ठीक ना माहौल को ख़राब करें। बारातियों के बीच शराब भी देने का? हाँ, बहुत सारे लोग हैं इनको बाराती से जुड़े हुए हैं, इनको वाहन चेकिंग में बाजार ऐसे लोगों को मतलब कि पहुंचने नहीं दिया गया है। हम लोग बीच में वाहन चेकिंग करके ट्रैप कर लिए हैं ताकि लोग जाके भी अशांति पैदा न करें। जी शराब भी हाँ, शराब की बरामदगी हुई है, वाहन भी बरामदगी हुए हैं, 2 वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं। कल हम लोग की तरफ से विशेष अभियान किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक और पिस्तौल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़का स्टेज पर बंदूक लेकर लड़की के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें डांसर लड़की के हाथ में पिस्तौल भी देखी जा सकती है, जिसे लहराकर वो डांस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया है कि संज्ञान में आया है, जांच भी की जा रही है, खोजबीन चल रही है, जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। वहीं बंदूक अगर लाइसेंसी है तब भी इस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जा सकता। हाथ में पिस्तौल से डांस करना तो आपत्तिजनक है ही। जल्दी वीडियो से संबंधित जो है वो गिरफ्तारी होगी। संज्ञान में आया है और इसका हम लोग शिनाख्त करवा रहे हैं, पता लगवा रहे हैं कि आखिर ये कौन है। इसके पूर्व में भी कुछ संज्ञान में आया था जो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। संभवतः इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, इसमें एक महिला पिस्टल और 2 युवक एक बार वाला है जिसके साथ ये अभी हम लोग पहले पता कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा था। और हम गलत तो माना जाएगा क्योंकि आर्म्स का इस तरह के प्रदर्शनी करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो मतलब कि लाइसेंसी आर्म्स है उससे भी इस तरह की प्रदर्शनी बिल्कुल ही नाजायज है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इस पर हम लोग रायबरेली में प्रेमी ने दिन दहाड़े प्रेमिका के घर में घुसकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। आपको बता दें कि प्रेमी को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दे दी गई है। आपको बताते चले कि मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव का है, जहां सन्नो देवी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का रूप देने के लिए उसका शव फांसी के फंदे से लटका दिया गया। मृतक महिला के 3 मासूम बच्चों ने गांव के एक युवक का नाम भी बताया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन जो है वो शुरू कर दी। वहां बता दें कि जानकारी के अनुसार वह अपने घर में अकेली थी, तभी गांव के ही रहने वाला एक युवक रिंकू, जो शनिवार को ही कश्मीर से भट्टे से लौटा है, उसने महिला के घर आकर बच्चों को बिस्कुट खाने के पैसे देकर बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद बच्चे जब घर वापस आए तो मां को फंदे पर लटका देखा, जहां बच्चों ने जो है चीख चिल्लाना स्टार्ट किया, जहां पर आरोपी को भनक लगते ही वो मौके से फरार हो गया। जिसके बाद आस पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। पास तो फोन पहुंचा है, फोन पहुंचने यहाँ पता लगा हमको कि
फांसी लगा लिया। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो हमारी भांजी है जी, वो बता रहे कि नहीं, उनको रिंकू ने मारा है, मार के लटका दिया। तो पुलिस प्रशासन आया था? हाँ, पुलिस प्रशासन यहीं पे मौके पे मौजूद है। दादा आपका क्या भीड़ क्यों लगी है, क्या मामला है?